बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। 2 अगस्त पाकिस्तान में इतवार की रात आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 246। आज की अहम तरीन ख़बरों की तरफ जाने से पहले आपको याद करवा दूं कि अब से थोड़ी देर बाद, मतलब चंद घंटे के बाद, हम वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने इकट्ठे होंगे, जहां पर हम कश्मीर में जारी कत्ल गारत के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। इस वक्त वाशिंगटन डीसी में तकरीबन दिन का 1:30 बज चुका है। मैं ज़रा वाशिंगटन डीसी से दूर हूँ, एक एयरपोर्ट पे हूँ जहाँ से मैं फ़्लाइट ले रहा हूँ, और इंशाल्लाह अगले 2-2.5 घंटों के अंदर मैं वाशिंगटन डीसी में पहुँच जाऊँगा और 5 बजे हमारा एहतजाज है। इस वक्त तकरीबन 4 घंटे रह गए हैं वक्त। अगर आप इस व्लॉग को देख सकें और आप वाशिंगटन डीसी के गिरदो नवा में हों तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए इस एहतजाज पर और शामिल होइए इस आवाज़ में, जो कि हम मासूम कश्मीरी बच्चे, बुज़ुर्ग और नौजवानों को वहाँ पर जो शहीद किया जा रहा है सिर्फ़ इसलिए कि वो अपने हकूक़ मांग रहे हैं। और ये सिर्फ़ कश्मीर में नहीं, आपने देखा डी चौक में भी हो चुका, मुरीदके में भी हो चुका। पाकिस्तान में जहाँ पर लोग खड़े होते हैं अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपने हकूक़ मांगने के लिए, उनको वहाँ पर शहीद कर दिया जाता है, उनको गोलियाँ मार दी जाती हैं। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कल को ये गोली हमारे घर तक, मतलब हर पाकिस्तानी के घर तक भी आएगी। इसलिए आज हमें हर सूरत कश्मीरियों के साथ खड़े होना है। अब चलते हैं ज़रा आज की ख़बरों की तरफ। आज की पहली अफसोसनाक ख़बर आपके सामने रखते हैं सवात से। सवात में आज अमन रैली थी। वहाँ के लोग अमन मांग रहे हैं क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री जनरल्स ने अपनी जो इनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती है और दूरअंदेशी होती है, उसका सबूत देते हुए अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दों को वापस लाकर सवात और दूसरी वैलीज़ के अंदर बसाया था। याद कीजिए, ये सब कुछ हमारी हुकूमत के दौरान शुरू हुआ था। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारी जो काबीना थी, उन्होंने सभी लोगों को इस पर बुलाया क्योंकि मिलिट्री जनरल्स का ये मशवरा था कि दहशतगर्दों को वापस लाकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बसाया जाए। आपको पता है वो गुड तालिबान बैड तालिबान वाला जो सारा मंजन है, जो हमारे मिलिट्री जनरल्स बहुत अरसे से बेचते आ रहे हैं, उसी के तनाज़र में इन्होंने कहा था कि हमें दहशतगर्दों को वापस लाकर KPK के मुख्तलिफ़ इलाकों में बसाना है। जब ये इनिशिएटिव लिया गया, इमरान खान साहब ने अपनी काबीना का इजलास बुलाया और अपनी जो किचन कैबिनेट थी वो भी, और असम्बली के डिफरेंट मेंबरान को भी, और खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी मेंबरान थे उन्होंने ओवरवेलमिंगली इसे रिफ्यूज़ कर दिया। इसलिए हमारी गवर्नमेंट के अंदर ये काम ना हो सका। हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद, और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, जनरल बाजवा ने भी बाद में कहा था कि ये नहीं हो सका था, लेकिन बाद में इस काम को मुकम्मल किया गया जब सारा इक़्तिदार मिलिट्री जनरल्स ने पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। अब सवात से हमें ये खबर आई है कि वहाँ पर जो अमन रैली हो रही थी उसमें एक धमाका हुआ है, और वो शायद धमाका जो है किसी ने अपने आप को बारूद बांध के वो धमाका कर दिया, और उससे शुरू में जो नंबर आया वो 10 अफराद की शहादत का आया, लेकिन उसमें बताया ये जा रहा है कि शहादतें बहुत ज़्यादा होंगी। हमारे पास वीडियो भी है जो यूट्यूब के रूल्स की वजह से आपको नहीं दिखा सकते। फिर से दोबारा मैं जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पर आपको वीडियो भेज दूँगा, लेकिन बहुत ही खौफनाक वीडियो है जिसमें लोगों के जिस्म के परखच्चे उड़ रहे हैं, और ये तमाम लोग जो हैं ये अमन मांग रहे थे। इनकी सारी की सारी ये जो इनके साथ हुआ है, इसी के ख़िलाफ़ ये आवाज़ उठा रहे थे कि हमारे इलाके में दहशतगर्द क्यों हैं। ज़ाहिर है बाद में जब लोग आ जाते हैं, दहशतगर्द मुकम्मल कब्ज़ा कर लेते हैं, तो फिर हमारे मिलिट्री जनरल्स एक तरफ तो हमें ये बताते हैं कि हमने 1 साल के अंदर 40,000 ऑपरेशन कर दिए, या 3 साल के अंदर हमने 70,000 मिलिट्री ऑपरेशन कर दिए। जितने भी साबिक रिटायर्ड मिलिट्री अफसरान जिनके साथ मेरी बात होती है, जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि हमें खुद समझ नहीं आती DG ISPR इस तरह की फ़िगर्स क्यों देते हैं, इस तरह के दावे क्यों करते हैं। ये हमाकत है ये कहना कि साल में 40,000 ऑपरेशन कर दिए। इतनी बार तो DG साहब ने बर्फ़ नहीं लिए होंगे, मतलब इतनी बार तो उन्होंने कोई काम भी ऐसा नहीं किया होगा जो खाना पीना सोना या नॉर्मल इंसानी जिस्म करता है, जितने वो ऑपरेशन गिनवा देते हैं। मतलब पता नहीं खांसी लेने को भी उन्होंने ऑपरेशन का नाम रखा हुआ है। एक तरफ हमें बताते हैं कि सिर्फ 1500 दहशतगर्द हैं पूरे बलूचिस्तान के अंदर, फिर हमें बताते हैं हमने 40,000 ऑपरेशन कर दिए हैं। भाई 1500 दहशतगर्दों के लिए अगर आपने 40,000 ऑपरेशन किए और फिर भी दहशतगर्द रोज़ बलूचिस्तान के तूलो अर्ज़ के अंदर, रोज़ हमें यही बताया गया ना कि बलूचिस्तान के अंदर 1500 टोटल दहशतगर्द हैं, तो अगर 40,000 ऑपरेशन कर दिए वहाँ पर, आपने चलें 20,000 कर दिए, आपने वहाँ पर चलें 10,000 कर दिए, तो आपसे वो 1500 दहशतगर्द जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए। तो अब ये जो सूरत हाल सवात के अंदर हुई है वो आपको हमने बता दी कि वहाँ पर अमन रैली के अंदर धमाका हुआ है, किसी ने अपने आप को बारूद बांध कर धमाका कर दिया है, और उससे 10 अफराद कम से कम, ये इनिशियल नंबर्स हैं, शहीद हुए और बहुत सारे ज़ख्मी हुए हैं। तो ये तो हो गई सूरत हाल सवात की।
अब एक तरफ मैंने जैसे आपको कहा कि बलूचिस्तान जल रहा है, 1500 दहशतगर्द थे जिनके लिए हमने हज़ारों ऑपरेशन कर दिए, और दूसरी तरफ गौर कीजिए सवात में अब हमारे जर्नल्स की प्रायोरिटी क्या है, वो अगली खबर आपके सामने रख देते हैं। वो खबर ये है कि DGISPR की समर इंटर्नशिप 2026 में तलबात के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने कौमी सलामती, दहशतगर्दी और सोशल मीडिया के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल पर तलबा से खुसूसी नशिस्त की। समर इंटर्नशिप 2026 के ये 6000 से ज़ायद तलबा हैं। मैंने आपको चंद दिन पहले याद कीजिए एक ऑडियो मैसेज भी सुनवाया था जो कि कोर कमांडर गुजरांवाला साहब का तो नहीं था, आवाज़ उनकी नहीं थी, लेकिन उन्हीं की जो कोर थी उसी के अंदर से ये ऑडियो मैसेज था जिसमें फ़ीमेल स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया जा रहा था। और ये भी याद रखिए कि जो कोर कमांडर गुजरांवाला हैं वो ख़ुद कश्मीर के रहने वाले हैं, कश्मीर के बेटे हैं, और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर वो भी मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। और जब आप किचन कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, वैसे तो कोर कमांडर्स बेचारे सारे बेबस होते हैं, हम यहाँ से तनकीद तो करते हैं। कल परसों आपका भी कमेंट था कि गिल साहब आप जनरल्स की बात करते हैं, पूरी फ़ौजी ख़राब है। किसी दिन आपको मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि ये तो खुद बेचारे हाईजैक हुए हैं सारे के सारे। हाँ, ये अलग बात है कि वो ज़मीर की आवाज़ पर बोलते नहीं हैं, वो अपनी जो कॉर्नर के प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, दूसरी मुराद हैं, उसकी वजह से खामोश हैं, लेकिन इख्तियार इनके पास कोई नहीं है। ये भी हाईजैक्ड हैं सारे के सारे, जकड़े हुए हैं। इनकी हालत भी वैसी है जैसे आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखते हैं कि बस सलूट ठोकना है और आगे चलना है। तो ये कोई इंडिपेंडेंटली बेचारे फैसले थोड़ी कर सकते हैं, तो किसी को मिल नहीं सकते इंडिपेंडेंटली। तो वो एक शहनशाह है ऊपर, जो आर्मी चीफ है वही सारे फैसले करता है। लेकिन अब ज़रा गौर कीजिए इनकी कि एक तरफ दहशतगर्द जो हैं वो पूरे मुल्क के अंदर लॉलेसनेस उन्होंने फैलाई हुई है, और जहाँ दिल करता है वो दहशतगर्दी के वाक़यात भी कर रहे हैं, लोगों का कत्लेआम भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ज़रा गौर कीजिए कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम रन कर रहे हैं, ये हमारे OTS के हैं, ये भी DGISPR साहब भी, ये 58 को 58 कहते हैं। तो अब मैं सारे पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि जब बच्चे इनके वापस आएँ तो उनकी उर्दू में गिनती ज़रूर सुन लें, कहीं DG साहब ने उनकी उर्दू में गिनती ना ख़राब कर दी हो। मतलब DG साहब हमारे नालायक भी हैं रज के, और ये भी समझ नहीं आती कि ये हमारा काम नहीं है। 6000 स्टूडेंट, ये एक समर इंटर्नशिप का कोर्स है। अब ये विंटर भी करते हैं, समर भी करते हैं, स्प्रिंग भी, सारे मौसम, जितने मौसम हैं, और उसके अलावा और भी कई नाम रखे हुए हैं। तो ये अभी तक लाखों स्टूडेंट्स को ये भर्ती कर चुके हैं, उन्हें पैसे भी देते हैं, उन्हें बुलाते भी हैं, उन्हें अपनी तरफ मरूब भी करते हैं। मकसद एक है कि जो हमारा प्रोपेगेंडा वो फैलाओ, जो हमारे ख़िलाफ़ बात करे उसे गालियाँ दो सोशल मीडिया के ऊपर। ये इनका पूरे का पूरा मतमा नज़र है। उनको फिर रिक्रूट करते हैं और उनको सोशल मीडिया के अकाउंट्स बना के देते हैं, उन्हें फ़ोन ख़रीद के देते हैं। इस सारे प्रोग्राम का नाम आगाही प्रोग्राम भी है। आगाही जो प्रोग्राम है, आगाही कहूँगा, मेरा ख्याल आगाही कह दिया मैंने। आगाही प्रोग्राम जो है वो हर यूनिट के लेवल के ऊपर, जो मिलिट्री के अंदर हर यूनिट है उसके लेवल के ऊपर इन्होंने 2-2 सेल फ़ोन ख़रीद के दिए हुए हैं, और उन्हें कहा है कि आपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के ऊपर 10-10, 12-12 अकाउंट उन 2 मोबाइल फ़ोन से बनाना है, और फिर हमारा प्रोपेगेंडा जो है वो वहाँ से जो भी एक सेंट्रल मैसेज DGISPR के ऑफिस से आएगा, ये हमारे ज़राए क्लेम करते हैं, वो उन हर यूनिट पर मौजूद 2 जो टेलीफोन हैं उन्होंने फैलाना है। अब ज़रा आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि मिलिट्री के लोग जिन्हें लड़ना है, जिन्हें इंटेलिजेंस पे फोकस करना है, जिन्हें अपनी पेशा वराना ट्रेनिंग करनी है, उनको इस काम के ऊपर लगाया हुआ है कि आपने हमारे सियासी मुखालफिन को गालियाँ देनी है आपने। और वो हमारे पास अब रिकॉर्ड भी है उस चीज़ का, कभी वक्त बदलेगा तो इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। उसमें गंदी गालियाँ दी जाती हैं, गलीज़ बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान की बहनों के ख़िलाफ़, दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ कैंपेन्स वहाँ से रन की जाती हैं। ये जो 6000 स्टूडेंट्स हैं, ये एक इसके अंदर आए हैं। उसमें बताया कि आपने आज़ाद कश्मीर, भारतीय प्रोपेगेंडा, फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज का जो प्रोपेगेंडा है उसका आपने मुकाबला करना है, और उसके मुकाबले में ब्रीफिंग दी उसके मुतल्लिक़, और बताया कि कैसे आपने जाली झूठी ख़बरों से अपना बचाव करना है। अब सबसे ज़्यादा जाली झूठी ख़बरें तो हमारे माशाल्लाह से DGISPR साहब ही देते हैं उनको क्या कहा जाए। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हम यही कह सकते हैं कि अगर ये अपने काम की तरफ फोकस करें तो शायद कुछ बेहतरी हो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये अपने काम की तरफ फोकस करने की बजाय बाकी सारे काम जो हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं, जैसा ये इंटर्नशिप प्रोग्राम रन करना, स्टूडेंट्स के साथ उनको डिसइंफॉर्मेशन फैलाना उनके अंदर, और उनको इस बात पे एग्री करना कि आप गालियाँ शालियाँ दें। अगली खबर की तरफ चलते हैं। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, उन्होंने आखिरकार अब ऐलान किया है कि मैंने जितने भी लोगों ने मुझे गालियाँ दी थी, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, मैं उन सबको माफ़ करता हूँ। उनको ज़ाहिर है गालियाँ पड़ी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी इनसे ज़्यादा समझदार है।
बहुत ज़्यादा समझदार। मैं आल्दो के वो बुच्चर है, कसाई है वो, उसने बहुत सारे मुसलमानों का कत्लेआम किया, हम सब उस जानते हैं कि वो एक जहनी मरीज़ है, लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि वो इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसमें सियासी सूझबूझ इनसे कहीं ज़्यादा है। ये वाले सियासत तो करते हैं लेकिन सूझबूझ नहीं है। उसको जब गालियाँ पड़ना शुरू हुई इंडिया में जेन ज़ी से, तो शुरू में तो उसने एक आध दफ़ा लाठीचार्ज करवाया, उसको समझ आई कि ये काम मज़ीद नहीं चल सकता। उसने ना सिर्फ उस ऑपरेशन को बंद करवाया, उनके मुतालबात माने, अपने वज़ीर से इस्तीफ़ा लिया और अब वो उनसे माफ़ी भी मांग रहा है। और दरमियान में याद कीजिए, मोदी ने बेचारे ने वो रील भी बनाई नीचे से, जिसमें कहा, उसने उनको मुखातिब किया कि फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड हूँ, मुझे अपना फ्रेंड बना लो, मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। वो अलग बात है कि जेन ज़ी ने बहुत सारी मीम्स बनाई और बहुत ज़्यादा मोदी के ऊपर तनकीद की, गंदी गालियाँ भी दी। अब मोदी ने नया पैंतरा बदला है और उसने एग्जाम्पल क्या दी है, उसने कहा देखें, मुँह के अंदर ज़ुबान भी है और दांत भी हैं। कई दफ़ा हमारी ज़ुबान दांतों के नीचे आ जाती है, उसका मतलब ये नहीं कि हम दांतों को मुँह से उखाड़ के बाहर फेंक दें। ये जो जेन ज़ी है, इन्होंने मुझे गालियाँ दी हैं, ज़ख्मी किया है, लेकिन ये हमारे अपने बच्चे हैं, ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, तो इनको हम माफ़ करते हैं। इनके खिलाफ जिसने मुझे गालियाँ दी, कुछ भी किया, सबको माफ़ी, और किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। मोदी समझदार है, उसे पता है कि अगर लोगों को मज़ीद मैंने निशाना बनाया तो मेरे ख़िलाफ़ एक पूरे का पूरा सियासी महाज जो है वो तगड़े तरीके से खड़ा हो जाएगा। इसलिए मोदी ने फ़ौरन से अपना पैंतरा बदला और इस चीज़ में से भरपूर तरीके से निकलने की उसने कोशिश कर ली। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए, हमारी तरफ क्या हुआ। हमारी तरफ हम 26 नवंबर को भी लोगों के सरों में गोलियां मारी हैं, मुरीद के में भी मारी हैं। मुरीद के वाले तो बेचारे हाथ खड़े कर गए थे, वो तो कह रहे थे कि खुदा का वास्ता हमसे बात कर लो। उनको तो लाए भी यही थे, वो इन्हीं की प्रॉक्सी पार्टी थी, आपको पता है। अभी भी वो दोनों भाई इन्हीं के पास हैं। पहले इन्होंने उन्हें निकाला क्योंकि इंटरनेशनली इन्हें ये सूट करता था ये सौदा बेचना, तो पहले इन्होंने उनको निकाला कि आप निकलें। जब वो निकल आए, मुरीद के आ गए और फंस गए, और उनको अंदाज़ा हो गया कि उनको इन्होंने बेच डाला है इंटरनेशनली, उनके पूरे मुद्दे को, या उनको दिखा के कि ये कितने हैबतनाक किस्म के लोग हैं, देखें आपके लिए, बोर्ड ऑफ पीस के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ रहा है। और इन्होंने वहाँ पर कत्लेआम किया। वो स्पीकर्स पर जो उनका कंटेनर था, उससे उस वक्त इनको आवाज़ें देते रहे कि ज़ालिमो गोलियां मत चलाओ, हम वापस जाने को तैयार हैं, हम बात करने को तैयार हैं, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन ये जैसे वो शिकार को फंसा के ले आते हैं, ये ला चुके थे और इन्होंने गोलियों से उन्हें भून डाला। तो एक तरफ मोदी का रवैया जो है वो देखिए, वो कितनी बदलते हुए हालात के अंदर इवॉल्व कर रहा है और बदलते हुए हालात को समझ रहा है और उसके मुताबिक फ़ैसले कर रहा है। और दूसरी तरफ हमारे मामलात क्या हैं कि आज ही अगली खबर मेरे पास है, लियाकत बाग रावलपिंडी के अंदर आज ही एक एहतजाज था। कश्मीरी ख़वातीन भी थी उसमें ज़ाहिर है रावलपिंडी के, पाकिस्तान के दूसरे शहरी भी, जेन ज़ी भी थी उसमें। उनको इन्होंने लाठियाँ फेरी हैं, उनको इन्होंने गिरफ़्तार किया है, उनके ऊपर इन्होंने जुल्म किया है। तो सवात के अंदर, कबल के अंदर जो धमाका हुआ वो भी सुन लिया आपने। ये जो एहतजाज हुआ, इसके ऊपर भी लाठीचार्ज और गिरफ्तारियाँ की हैं, ताकि कश्मीर की बेटी है ना, उसके पास ये सारा कुछ है। मीन पंजाब की हदूद उन्हीं के पास है आजकल, वो फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ पर भी ये किया है। और दूसरी तरफ इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स को ये कह रहे हैं कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर जो झूठी खबरें हैं उनसे आपने बाज रहना है। अब अगर हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इन्होंने आज वहाँ पे जेन ज़ी को गिरफ्तार किया, लाठियाँ मारी हैं, या हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये नाकाम हो गए दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में और सवात में फिर से ये सब कुछ हुआ है, तो इनके ख्याल में ये झूठी खबर है। और ये 6000 स्टूडेंट्स को बुला के वहाँ पर कह रहे हैं कि झूठी खबरों से आपने परहेज़ करना है और जो फैलाता है उसके ख़िलाफ़ आपने काम करना है, हालांकि खुद सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। उसके साथ ही साथ ये भी ज़हन में रखिए कि उसी यूथ को 6000 यूथ को बुलाकर मिल रहे हैं, लेकिन खुद जब ट्वीट करते हैं तो ट्विटर के नीचे इन्होंने कमेंट्स नहीं खोले हुए। मैंने कल भी DGISPR को कहा कि डरिए मत, आप ही ने हमें बताया था कि हमारी यूथ जो है वो बड़ी बाशऊर है। अभी वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें DGISPR साहब ने कहा था कि पाकिस्तानी नौजवान बहुत बाशऊर हैं। अब ट्विटर पर तो हर जगह पर ज़्यादा नौजवान ही है, आबादी का हमारा जो तनासब है उसमें नौजवानों की आबादी सबसे ज़्यादा है, स्टेक भी सबसे ज़्यादा उनका है, हक भी सबसे ज़्यादा उनका है राय देने का, क्योंकि आगे उनका मुस्तकबिल है। तो उन नौजवानों को सुनना नहीं चाहते। ये ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया हुआ है, देखिए हम न्यूक्लियर पावर हैं, दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलिट्री हम क्लेम करते हैं, लेकिन हमारा जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर हमने कमेंट सेक्शन को बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है? क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने हमें फीडबैक क्या देनी है और फीडबैक किन अल्फाज में देनी है, ये DGISPR को अच्छी तरह से पता है। तो अगर आप वाकई पाकिस्तान की यूथ को बाशऊर समझते हैं तो फिर आप ये कीजिए कि आप उन कमेंट्स को खोलिए। जब आप उन कमेंट्स को खोलेंगे तो वहाँ पर आपको तत्ती तत्ती गरम गरम, वो कहते हैं ना फ्रेश फ्रॉम द ओवन, आपको फीडबैक आएगी। फिर मुझे नहीं पता आप उसे संभाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, मेरा ख्याल नहीं पाएंगे। और इसीलिए क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि मोदी देखिए उसने कैसे हैंडल किया ग्रेसफुली, मैं ग्रेसफुली कहूँगा, उसको गालियाँ पड़ी, वो फिर भी उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। आपको अगर गालियाँ पड़ें तो आप कमेंट्स बंद कर देते हैं, आपको ये लगता है। तो आपका
आपका मतलब जो पूरे का पूरी आपकी जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि बस प्रोपेगेंडा फैलाओ और वापस फीडबैक आवाम जो दे उसकी तरफ मत जाएं। अच्छा जी, आगे मरियम नवाज़ ने बनना था इमरान खान। मरियम नवाज़ हर वो काम कर रही है जो इमरान खान ने किया और वो दिन रात कोशिश कर रही है कि मैं किसी तरीके से इमरान खान बन जाऊँ। लेकिन बदकिस्मती देखिए, हमारा सुहेल अफरीदी जो है वो मरियम नवाज़ बनना चाह रहा है। अब खबर ये आई है कि नवाज़ शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक वगैरह के नाम तो मरियम नवाज़ ने अपने और अपने अब्बा के नाम पर रख दिए, आप सबको याद है। अब ये एक नई सूरत हाल हमारे सामने आई है कि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के इर्द गिर्द सुहेल अफरीदी बाईपास रोड बनाया गया है। ये तख्ती देख लीजिए, इसके ऊपर बाकायदा ये जो रोड है, ये जो बाईपास है, शायद 6 किलोमीटर है, पता नहीं कितना छोटा ही प्रोजेक्ट है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इसका नाम ही सुहेल खान अफरीदी बाईपास रोड रखा गया है। इमरान खान को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वो कभी भी अपना नाम भी कहीं नहीं रखने देना चाहते। मुझे याद है हमारी हुकूमत के दौरान बुज़दार साहब ने सेवरल टाइम्स, एक दफ़ा नहीं सेवरल टाइम्स, क्योंकि बुज़दार साहब ही ज़ाहिर है इसी सिस्टम की प्रोडक्ट थे, उनको भी लगता था कि इमरान खान को मैं ज़्यादा प्लीज़ कर लूँगा, ज़्यादा खुश कर लूँगा इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की खुशामद करके। तो उन्होंने सेवरल टाइम, ये मेरी इन्फॉर्मेशन में है, इवन मुझे भी उन्होंने कहा कि आप खान साहब को मनाएं कि फ़लाँ चीज़ का नाम जो है वो हम इमरान खान के नाम पर रख दें। मैंने बात भी की उनसे, क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर के साथ था और उन्होंने मुझे कहा कि आप खान साहब को मनाएं कि फ़लाँ प्रोजेक्ट का नाम हम उनके नाम पर रख दें। इमरान खान साहब ने आगे से एक ही जवाब दिया कि कायदे आज़म फातिमा जना साहबा या दूसरे जो हमारे अकाबरीन पाकिस्तान बनाने में जिन्होंने अपना रोल परफॉर्म किया था, उनमें या किसी बड़े जो गुजर चुके दुनिया से शायर अदीब, उनके नाम ढूंढे और उनके नामों के ऊपर ये प्रोजेक्ट्स रखें। मेरे नाम पे आपने खबरदार मेरे या मेरे ख़ानदान में से किसी के नाम पर किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं होना चाहिए जो सरकारी पैसे से बन रहा है। लेकिन अब सुहेल खान अफरीदी साहब ने इस सड़क का नाम जो है, जो खबर सामने आई है, वो अपने नाम पर रखा है। अब पता नहीं, ये हो सकता है तख्ती बनाने वाले की गलती हो, ये भी नहीं पता, क्योंकि इतनी अहमकाना हरकत करने की वैसे कोई ज़रूरत थी नहीं। ये हुई क्यों है इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद जी साकिब बशीर साहब ने, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तरफ तो एक पटिशन दी है कि साकिब बशीर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मुद्दा उठाया है। वो कहते हैं कि एक तरफ PTI ने कैद तन्हाई के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर रखी है कि इमरान खान को कैद तन्हाई है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में मुलाकातें ना होने और इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिली की दरखास्तें दायर कर रखी हैं कि PTI सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि कैद तन्हाई में भी रखा हुआ है, मुलाकातें भी नहीं करवा रहे और इलाज भी नहीं करवा रहे। वो कहते हैं दूसरी जानब बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि मेरे पास जेल में इमरान खान के हालात के हवाले से मुकम्मल खबर आ गई है, वो बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा कि अलीमा खानम साहबा ने भी वो जो ब्लड प्रेशर हाई की खबर थी उसकी तरदीद की और कहा ये कि उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। उन्होंने उसमें मंतक ये दी कि ये ऐसी खबर फैला के असल में आने वाले दिनों में इमरान खान की ज़िंदगी के साथ क्या कुछ करना चाहते हैं, जो ये ऐसी खबरें फैला रहे हैं, क्योंकि इमरान खान तो बिल्कुल सेहतमंद है। अब इसी मंतक के तहत मेरे ख्याल में इस खबर को तरदीद करने की बजाय इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर शोर से आवाज़ उठानी चाहिए थी कि ये खबरें आ रही हैं, सहाफ़ी दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ये खबर दे रहे हैं, और ऐसे जर्नलिस्ट जो पहले इमरान खान की आँख की खबर दे चुके और वो दुरुस्त निकली। तो हमें इमरान खान का फौरी तौर पर मेडिकल चेकअप चाहिए, लेकिन हम उसके ऊपर एफर्ट नहीं कर रहे। गौहर खान साहब और अलीमा खानम साहबा दोनों ने तरदीद करने के ऊपर एफर्ट की, जिसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि हमने उसकी तरदीद क्यों की है। एक तरफ हम अपने मुंह से मान रहे हैं कि हमारे पास जेल के अंदर से कोई मुसद्दका इतला नहीं है, ना इमरान खान की बीमारी की और ना ठीक होने की, ये हम अपने मुंह से कह रहे हैं। तो जब हमारे पास नहीं है और जर्नलिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है और पिछले चंद दिन से उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो हम बजाय उसकी तरदीद करने की हम क्यों ना इलाज मांगे। साकिब बशीर जो कि बहुत ही कोना मश्क कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि PTI की समझ नहीं आ रही, सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रही है कि कैद तन्हाई है, इलाज नहीं हो रहा, मुलाकातें नहीं हो रही, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इमरान खान की अंदर क्या हाल है, और बाहर कह रहे हैं कि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि इमरान खान जो हैं, गौहर खान साहब ने ट्वीट कर दिया, वो जेल के अंदर बिल्कुल ठीक हैं। वो कहते हैं ये क्या कन्फ्यूज़ इनकी स्ट्रैटेजी है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि आपके तो इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं, तो आप यहाँ पर क्या लेने आ गए हैं कि हम उनका इलाज करवाएं और ये करवाएं। तो ये सूरत हाल जो है इसकी हमें भी समझ नहीं है कि ये दोनों तरफ से ये स्टेटमेंट क्यों आई, अलीमा खानम साहबा की स्टेटमेंट क्यों आई, जो मंतक अलीमा खानम दे रही हैं कि ऐसी खबरें फैलाकर ये असल में क्या इमरान खान की ज़िंदगी लेना चाहते हैं, उसी मंतक पर तो इस खबर के ऊपर हमें ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हम भी तो यही कहते हैं कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर जो है वो कभी भी हाई नहीं था। वो एक माशाल्लाह परफेक्ट मेडिकली अगर आप कहें, फिज़िकली कहें तो एक परफेक्ट वो शेप में थे। तो ऐसी सूरत हाल में ये कहना कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर, अब खबरें आना कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर ऊपर रहना शुरू हो गया है, तो हमें भी तो ख़तरा यही है कि ये उनकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो इसलिए
इस खबर को मेरे ख्याल में रीथिंक करना चाहिए और स्ट्रेटजी को रीथिंक करना चाहिए कि हमने क्या करना। अच्छा, बरतानवी जरीदा ऑब्जर्वर है, उसने एक बरतानवी अखबार ऑब्जर्वर ने एक खबर दी है कि शायद इमरान खान को मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बहुत जल्द रिहा कर दिया जाए। इस खबर को अगर आप पढ़ें तो इसके अंदर कोई स्कूप नहीं है, कोई उनके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मेडिकल ग्राउंड पर वो फारिग जेल से रिहा हो रहे हैं या नहीं। उनके पास उनका ये एनालिसिस है। वो माजी में नवाज़ शरीफ का हवाला देते हैं, आजकल की सूरत हाल, इमरान खान की हेल्थ, उनकी जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, तो एक तज्जिया और उनका ओपिनियन है कि ये होना चाहिए। इसके अंदर कोई ऐसा स्कूप नहीं है कि उन्होंने ये कह दिया है कि रिहाई हो रही है तो मेडिकल ग्राउंड्स पर वाकई रिहाई हो रही है। उनके पास ऐसी कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक एनालिसिस रन किया है जो इस वक्त गिवन एनवायरनमेंट है उसके अंदर। आखिर पर मैं आपको एक दफ़ा फिर याद दहानी करवाऊंगा, अब से चंद घंटे के बाद वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने हम इकट्ठे हो रहे हैं कश्मीर में होने वाली कत्लो गारत पर आवाज़ उठाने के लिए। अगर आप वाशिंगटन DC में मौजूद हैं या उसके गिरदो नवाब में कहीं पर भी हैं जहाँ पर आप अगले 3-4 घंटों के अंदर पहुँच सकते हैं, तो बेशक आधे घंटे के लिए आइए। 5 बजे वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने मैं आपका इंतज़ार करूँगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हम हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान का ये जो सिस्टम है वहाँ गरीब को पूछने वाला कोई नहीं है, आम आदमी को पूछने वाला कोई नहीं है। हम ये भी गिला करते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बाहर नहीं निकलती। हम ये भी कहते हैं पाकिस्तानी जेनजी बाहर नहीं निकलती। हम इंडिया में जब जेनजी बाहर निकली तो हमने ये सारी बातें की कि देखिए वो बाहर निकले हैं, हमारे लोग जो हैं वो बाहर नहीं निकलते। हम हमेशा ये बातें कहते हैं। लेकिन आप गौर कीजिए कि कश्मीरी पिछले कई महीनों से ना सिर्फ बाहर खुले आसमानों के नीचे बैठे हैं, बल्कि अभी तक वो 100 के करीब, 80 से 100 के दरमियान अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। नन्ही बच्ची आमना हो या नौजवान उसामा जमील जो PhD डॉक्टर था वो हो, या कमांडर फारूक जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हों, सब ने इस जो इस्तेहसाल हो रहा है उसके खिलाफ लड़ते हुए सीनों पे गोलियां खाई हैं। सभी ने अपनी ज़िंदगियां दी हैं। माओं ने अपने बच्चे दफन किए हैं, लेकिन उन्हें कोई मलाल नहीं है। वो समझती हैं कि उनके बच्चे जो हैं हक़ की राह पर खड़े होकर शहीद हुए हैं। ये सब हमारे बहन भाई हैं। अगर आज हमने इनसे मुंह मोड़ा, इनके लिए खड़े ना हुए, तो कल को यही गोली हमें भी दस्तक देगी। एक खबर चलते चलते और भी ले लीजिए कि आज ISPR साहब ने खबर दी कि पाक फ़ौज ने रावलाकोट के अंदर एक मेडिकल कैंप लगाया है, जहाँ पर उन्होंने अदाद शुमार दिए कि अभी तक इतने 100 लोगों ने, 700 लोगों ने, कि 600 लोगों ने हमसे दवाई भी ली है। ज़रा गौर कीजिए कि एक तरफ हम उन्हें गोलियां दे रहे हैं, बुखार की बात कर रहा हूँ, बुखार की, ज़ुकाम की, वो वाली गोलियां, कैप्सूल्स हम उन्हें दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उन्हें दूसरी गोलियां दे रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, लोग खड़े हैं और दरमियान में ये वो सारे खौल पड़े हुए हैं, गोलियों के शैल पड़े हुए हैं जो कश्मीरियों के ऊपर चलाई गई, जो उनके जिस्मों के अंदर मारी गई, उनके सीनों पर मारी गई, उनके सरों पर मारी गई, उनके मुंह पर मारी गई, जिससे 100 के करीब लोग, 80 से 100 के दरमियान लोग क्लेम किया जा रहा है कि कश्मीर के अंदर शहीद हो गए हैं। तो एक तरफ मेडिकल कैंप लगाकर जो है वो गोलियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें गोलियां मार रहे हैं। ये है वो प्रोपेगेंडा कि एक तरफ हमने अपना ये वाला इमेज दिखाना है और दूसरी तरफ हमने उनको सीधी गोलियां मारनी, लेकिन उनके हकूक़ की बात हमने नहीं सुननी। तो आपसे मुलाकात होती है 5 बजे वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने। पाकिस्तान जिंदाबाद।